अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हस्बे मामूल चीन में होने वाली अहम सरगर्मी और टेक्नोलॉजी के मैदान में होने वाली तब्दीलियों की खबरों और रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल है। हम आपको आगाह करेंगे कि चाइना किस तरह माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए पेश है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि चीन के सहरा, जिसको मौत का समंदर कहा जाता है, इसमें क्या तब्दीली लाई गई है। चीन की वीज़ा फ्री पॉलिसी से मुतल्लिक खबरें भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो आगाज़ करते हैं आज चाइना दिस वीक से। चीन के सदर शी जिनपिंग ने इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका कम्युनिटी की तामीर को फ़रोग देने का इरादा किया है। शी जिनपिंग का कहना है कि चीन का मुस्तकबिल पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल से जुड़ा है। चीनी सदर के 2023 की अंडरस्टैंडिंग चाइना कॉन्फ्रेंस में पैगाम को साबिक आलमी रहनुमाओं, सफ़ीर और स्कॉलर्स की जानिब से सराहा गया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अंडरस्टैंडिंग चाइना कॉन्फ्रेंस 2023 के मौके पर अपने तहनीती ख़त में इंसानियत के मुश्तरका मुस्तकबिल की हामिल कम्युनिटी की तामीर को फ़रोग़ देने का इरादा किया, जिसको साबिक आलमी रहनुमाओं, सुफ़राए कराम और आलमी स्कॉलर्स की जानिब से सराहा गया। ये कॉन्फ्रेंस जुमे से इतवार तक जनूबी चीन के सूबा ग्वांगडोंग के शहर ग्वांगचो में मुनक्किद हुई। सदर शी जिनपिंग ने अपने ख़त में इस बात पर रोशनी डाली कि चीन को समझने की कलीद चीनी जदीदियत को समझने में मुज़मिर है। चीन का मुस्तकबिल पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आज कमज़ोर आलमी बहाली और बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात के तनाजुर में ये और भी अहम है कि मुमालिक मुख्तलिफ आलमी चैलेंजेस से निमटने, मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ देने और इंसानियत की फलाह व बहबूद को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करें। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि सदर शी के इस ख़त में पुरअमन तरक्की, बाहमी फ़ायदेमंद ताउन और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी आलमी जिद्दत को अमली जामा पहनाने के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, जो कि काफ़ी खुश आइंद है। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में चीन की मदद से चलने वाले 2 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीन के सफ़ीर इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। चीन के ताउन से गवादर में वाटर प्लांट और चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप अस्पताल तामीर किया गया है। पीर को पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में चीन की इमदाद से चलने वाले 2 मंसूबों गवादर सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीनी सफ़ीर जांग ज़ेदोंग ने इस तकरीब में शिरकत की और मुश्तरका तौर पर मुकम्मल होने वाले मंसूबों की नकाब कुशाई की और अलामती यादगारों का तबादला किया। अनवारुल हक काकड़ ने चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी से हासिल होने वाले खातिर खा फ़वाइद का तज़किरा करते हुए कहा कि सीपैक के फ्रेमवर्क के तहत चीन ने गवादर बंदरगाह में खातिर खा सरमायाकारी की है। नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के फौरी ऑपरेशन और चीनी कंपनीज की तरफ से तामीर करता सड़कों का नेटवर्क मकामी लोगों को सहूलियात फराहम कर रहा है। ये सब सी पैक के अहम नताइज हैं। जांग ज़ेदोंग ने गवादर बंदरगाह की तामीर और ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक दहाई पर मुहित मुश्तरका कोशिशों का एतराफ़ करते हुए कहा कि कार्गो थ्रोपुट का हजम पिछले साल के मुकाबले में 1.6 गुना बढ़ गया है, जिसने 46 कारोबारी इदारों को इस खित्ते की जानिब माइल किया है। चीन की मदद से गवादर सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, जो तकरीबन 3700 मुरब्बा मीटर पर मुहित है, पीने के साफ पानी के देरीना मसले से दो चार गवादर के लोगों के लिए गेम चेंजर है। ये रोज़ाना 5000 टन पानी को साफ करता है, जो मकामी लोगों के लिए एक अहम वसीला फराहम करता है। 150 बेड्स पर मुश्तमिल चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल एक जामे सहूलत में तब्दील हो गया है। अब इसमें यौमिया 900 मरीजों को खिदमात फराहम करने की सहूलत है और ये मकामी लोगों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। इस मंसूबे को गवादर और इसके गिरदो नवाह के लोगों ने बहुत खुशदिली से कबूल किया है। सूबा बलूचिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा उतरने वाले हस्पताल का फुक़दान था और यहाँ ये हस्पताल बेहतरीन हस्पतालों में से एक है। अपग्रेड होने के बाद ये हॉस्पिटल सिर्फ गवादर नहीं, पूरे सूबे को तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। चीन ने माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए तरक्की पजीर ममालिक के काम करने का ऐलान किया है। चीन के नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि आलमी आबो हवा को बेहतर बनाने के लिए तवील सफ़र तय करना बाकी है।
G77 ایک آواز بن کر دنیا کے مشترکہ مفادات پر عمل کرے۔ چین کے نائب وزیر اعظم ڈنگ زوئیسانگ نے کہا ہے کہ چین ماحول دوست اور کم کاربن والے مستقبل کی تعمیر کے لیے دیگر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے خصوصی نمائندے اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کی قائمہ کمیٹی کے رکن ڈنگ زوئیسانگ نے یہ بات متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں منعقدہ COP28 کے 28ویں اجلاس کے دوران گروپ آف 77 اور چائنا لیڈرز سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں چین نے کاربن پیک اور کاربن نیوٹرلٹی کے اہداف کو فعال طور پر فروغ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے چین نے دیگر ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد کی ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ عالمی آب و ہوا کی حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے ابھی ایک طویل سفر طے کرنا باقی ہے، انہوں نے G77 پر زور دیا کہ وہ یک آواز ہو کر دنیا کے مشترکہ مفادات پر عمل کریں۔ چین نے فرانس، جرمنی اور اسپین سمیت 6 ممالک کے لیے شہریوں کے لیے ویزا فری پالیسی کا آغاز کیا ہے۔ 1 دسمبر 2023 سے 30 نومبر 2024 تک 6 ممالک کے شہری کاروبار، سیاحت اور رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے ویزا کے بغیر چین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ویزا فری پالیسی اٹلی، نیدرلینڈ اور ملیشیا کے شہریوں کے لیے بھی ہے۔ جمعے کے روز سے فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، اسپین اور ملائیشیا کے لیے ویزا فری پالیسی کے آغاز کے بعد سے ملک بھر کے متعدد ایئرپورٹس پر ویزا فری مسافروں کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ 24 نومبر کو چین نے اعلان کیا تھا کہ 1 دسمبر 2023 سے 30 نومبر 2024 تک ان ممالک کے عام پاسپورٹ رکھنے والے افراد کاروبار، سیاحت، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے اور ٹرانزٹ کے لیے ویزا کے بغیر چین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 6 ممالک کے لیے یک طرفہ ویزا فری پالیسی کا مقصد سرحد پار آسان سفر اور زیادہ باقاعدگی سے افرادی تبادلوں کو فروغ دینا ہے۔ ہفتے کے روز جنوبی چین کے گوانگسی چوانگ خود اختیار علاقے کے شہر ناننگ میں ملائیشیا سے 54 ویزا فری مسافروں کے پہلے گروپ کا خیر مقدم کیا گیا۔ مسافروں نے چین کی جانب سے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ چین ہوا بازی کے شعبے میں بھی جدت لانے کے لیے کئی تجربات کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں بارڈو نیویگیشن سسٹم دنیا بھر میں سول ایویشن میں سرکاری آپریشن کے لیے خصوصی ریسیور تیار کیا جا رہا ہے۔ چین کے BDS کو سخت تجربات کے بعد مطلوبہ عالمی معیار کے طور پہ تسلیم کیا جا چکا ہے۔ چین کا بائیڈو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم دنیا بھر میں شہری ہوا بازی میں سرکاری آپریشنز کے لیے ایک خصوصی ریسیور تیار کرنے کے لیے نئے تجربات سے گزر رہا ہے۔ BDS کو نومبر کے وسط میں بین الاقوامی سول ایویشن آرگنائزیشن کی جانب سے متعدد سخت تجربات کے بعد مطلوبہ معیار کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، جس سے یہ عالمی شہری ہوا بازی کے لیے عالمی سطح پر تسلیم شدہ نیویگیشن سسٹم بن چکا ہے۔ بیہانگ یونیورسٹی میں مواصلات، نیویگیشن، نگرانی اور ایئر ٹریفک مینجمنٹ پر توجہ دینے والی لیب کے سربراہ جو ICOA نیویگیشن سسٹم ایکسپرٹ گروپ کے رکن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے مقرر کردہ ٹیسٹس کو پاس کرنے کے لیے BDS کو بین الاقوامی کوریج میں شامل کرنا ضروری ہے، جس سے یہ دنیا بھر میں درست اور قابل اعتماد پوزیشننگ اور نیویگیشن خدمات پیش کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اپنی کارکردگی کی مسلسل نگرانی کرنے کے قابل ہونا چاہیے اور دوسرے نیویگیشن سسٹم کے ساتھ مطابقت میں کام کرنا چاہیے۔ سسٹم کے ICAO کے تکنیکی معائنے کو پاس کرنے کے بعد شو اور ان کی ٹیم ہوائی جہازوں میں انسٹال اور استعمال ہونے سے پہلے BDS ریسیور کے ڈیزائن اور تیاری کے حصے کے طور پر اس پر نئے تجربات کر رہی ہے۔ چین نے بحر ہند میں 83 روزہ مہم مکمل کر لی ہے۔ چین کا پہلا سائنسی تحقیقی جہاز گوانگجو شہر کی بندرگاہ پہ واپس پہنچ گیا ہے۔ اس مہم کے دوران 23 تنظیموں کے 37 سائنسدانوں نے 28 تحقیقی منصوبوں پر کام کیا ہے اور بحر ہند کے مشرقی علاقے میں 13,700 ناٹیکل میل کا سفر طے کیا ہے۔ چین نے بحر ہند میں اپنی 83 روزہ مہم مکمل کر لی ہے۔ اس کا پہلا سائنسی تحقیقی جہاز فزیکل ایکسپلوریشن شیان 6 پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ یہ جہاز جنوبی چین کے گوانگژو شہر کی ایک بندرگاہ پر واپس پہنچ چکا ہے۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے تحت ساؤتھ چائنا سی انسٹیٹیوٹ آف اوشنالوجی کے زیر اہتمام 13 تنظیموں کے 37 سائنسدانوں نے جہاز پر
28 तहकीकी मंसूबों पर अमल दरामद किया। इस दौरान बहर हिंद के मशरकी इलाके में मुहिम के सफ़र के लिए 13,700 नॉटिकल माइल यानी तकरीबन 25,300 किलोमीटर का सफ़र तय किया गया। मुहिम की टीम ने कसीरुज्जहती मुताले के लिए बड़ी मिकदार में साइट पर मुशाहिदे के आदाद व शुमार और नमूने हासिल किए, जिनमें समुद्री पानी के नमूनों के 154 बैच शामिल हैं। इस तहकीक के ज़रिए बायोकेमिकल साइकिल्स, माहौलियाती निज़ामों, इलाके में हयातियाती तनव्वुर के जोग्राफियाई पैटर्न और कई दीगर अवामिल का मुशाहिदा किया गया। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए भी चीन पेश है। ट्रांसपोर्ट में ज़ीरो कार्बन ज़राए के वसीतर इस्तेमाल और हाइड्रोजन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग चेन्स की तोसी के लिए तेज़ी से काम जारी है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियाँ बिल्ट इन फ्यूल टैंक से पैदा होने वाली बिजली से चलती हैं। बिजली की पैदावार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से अमल में आती है। चीन हाइड्रोजन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग चेन्स की तोसी और ट्रांसपोर्ट के सिफर कार्बन ज़राए के वसीतर इस्तेमाल में तेज़ी ला रहा है। चाइना ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के मुताबिक चीन की हाइड्रोजन गाड़ियों की टेक्नोलॉजी आलमी मयार के बहुत करीब है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियाँ बिल्ट इन फ्यूल टैंक से पैदा होने वाली बिजली से चलती हैं, जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बिजली पैदा की जाती है। चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल नवंबर तक मुल्क में मजमूई तौर पर 5,261 हाइड्रोजन गाड़ियां तैयार की गईं, जो साल ब साल 35% इजाफा है। फ्यूल सेल सिस्टम की लागत कम होकर 3,000 युआन किलोवाट रह गई है, जो 2020 के मुकाबले में 80% कम है। मुल्क की हाइड्रोजन गाड़ियों की सनत में 700 से जायद कार मॉडल्स मुतारिफ करवाने का ऐलान किया गया है और 400 से जायद हाइड्रोजन स्टेशन तामीर किए गए हैं। हाइड्रोजन ईंधन की हामिल 7,000 से जायद गाड़ियाँ मुल्क के 5 FCV डेमोन्स्ट्रेशन एरियाज बीजिंग, तियानजिन, खेबे, शंघाई, गुआंगडोंग, चैंगजू और खेबे में पेश की गई हैं। चीन के शहर अरोमची में तैयार होने वाली मुकामी मसनूआत को ले जाने के लिए चीन यूरोप मालबरदार ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस ट्रेन को पहाड़ों के नाम से मुनासबत से त्याशान ट्रेन का नाम दिया गया है। सिंकियांग खित्ते की पहली मकामी साख्ता ट्रेन हफ्ते में 2 से 3 बार चलेगी। 2 दिसंबर को शिमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके के शहर उरुमची में मकामी मसनूआत को ले जाने वाली नई चीन यूरोप मालबरदार ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। इस ट्रेन को त्यानशान पहाड़ों के नाम पर त्यानशान ट्रेन का नाम दिया गया है और अपने पहले सफ़र में इस ट्रेन से 950 टन से ज़्यादा माल ले जाया गया। ये सामान, जिसकी मजमूई मालियत काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है, इसमें किशमिश, घरेलू इस्तेमाल की मसनूआत और मशीनरी शामिल थीं। सिंकियांग खित्ते की पहली मकामी साख्ता माल बरदार ट्रेन के तौर पर त्यानशिन माल बरदार ट्रेन हफ्ते में 2 से 3 बार चलेगी। इस ट्रेन का आगाज़ सिंकियांग पायलट फ्री ट्रेड जोन की तरक्की के लिए एक और अहम कदम है, क्योंकि इससे सिंकियांग को यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले जामे लॉजिस्टिक मरकज़ की सूरत में तामीर करने में मदद मिलेगी। सिंकियांग फ्री ट्रेड जोन को गुज़श्ता माह बाज़ाब्ता तौर पर कायम किया गया था, जिससे ये चीन के शिमाल मगरबी सरहदी इलाकों का पहला और मुल्क का 22वां पायलट फ्री ट्रेड जोन बन गया है। चीन के सूबे सिंकियांग का सहरा मौत के समंदर के नाम से मशहूर है। इस सहरा के बीचों बीच अब एक नई शाहराह तामीर की गई है, जो सिंकियांग के शहर तमोशो को किनू शहर से मिलाती है। इस सड़क की तामीर से 600 किलोमीटर का फासला कम होकर 300 किलोमीटर रह गया है। चीन के शिमाल मगरबी सूबे सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके का सहराए तकलमकान मौत के समुंदर के नाम से मशहूर है। 1 दिसंबर को इस सहरा से गुजरने वाली एक नई शाहराह को ऑपरेशनल कर दिया गया। सिंकियांग के शहर तमोशो को कनियो शहर से मिलाने वाली तोकोन हाईवे, जिसकी कुल तवालत 276 किलोमीटर है, ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुतहरिक रेगिस्तान तकलमकान में चौथी शाहराह है। इस सड़क की तामीर से तकरीबन 300 किलोमीटर कम हो गए हैं और सफ़र का वक्त 6 घंटे से कम होकर तकरीबन 3 घंटे रह गया है। दरियाई यरक्यांग के साथ 2.88 किलोमीटर पर फैले सहराई पॉपुलर के जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाहराह की तामीर की प्रोजेक्ट टीम ने यरचांग पुल तामीर किया। इस पुल की औसत ऊंचाई 17 मीटर है,
जो न सिर्फ सहराई पॉपुलर जंगल के नशोनुमा के लिए काफ़ी जगह फराहम करता है, बल्कि इस इलाके में रहने वाली मुतनव्वे जंगली हयात की नक्लो हरकत के लिए भी जगह को यकीनी बनाता है। बावजूद इसके कि इससे तामीराती लागत बढ़ गई, लेकिन इससे जंगल के कुदरती माहौल की हिफाजत और जानवरों के रहने की जगह को मौसर तौर पर महफूज किया गया है। अब कुछ बात कर लेते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। चीन के खलाई प्रोग्राम के वफ्द ने हांगकांग के खसूसी इंतजामी इलाकों और मकाऊ SAR का दौरा किया है। इस दौरे का मकसद मकामी तलबा को खलाबाजी से मुतल्लिक मालूमात फराहम करना और इंजीनियरिंग के शोबे में दिलचस्पी पैदा करना है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन के इंसान बरदार खलाई प्रोग्राम का एक वफ्द हांगकांग के खुसूसी इंतजामी इलाकों और मकाओ का 6 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके इतवार को वापस बीजिंग पहुंच गया। 28 नवंबर को शुरू होने वाले इस दौरे के दौरान वफ्द ने हांगकांग और मकाओ में मुख्तलिफ सरगर्मियां सरअंजाम दी और मैन्ड स्पेस इंडस्ट्री की कामयाबियों और इसके मुस्तकबिल के मंसूबों को मुतारिफ करवाया। मकाओ में क़याम के दौरान वफ्द ने मकामी तलबा से मुलाकात की और तलबा में इंजीनियरिंग के हवाले से दिलचस्पी और शऊर पैदा किया कि अगर एविएशन में मेजर्स नहीं भी हो सकता तो भी अपने मुल्क की खिदमत के लिए दीगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का इंतखाब किया जा सकता है। 17 रुकनी वफ्द में शंजू 13 की खलाबाज वोंग यापिंग भी शामिल थीं, जिन्होंने 10 साल में 2 बार ज़मीन पर मौजूद तलबा को खला से लेक्चर दिया था। उनका कहना था कि उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि एक दहाई कबल इनके लेक्चर में शिरकत करने वाले कुछ तलबा अब खलाई मिशंस में शामिल हो चुके हैं और आइंदा मज़ीद नौजवान मुल्क की एरोस्पेस इंडस्ट्री में अपना किरदार अदा करेंगे। अब आपको खबर देते हैं वर्चुअल रियलिटी की दुनिया से। गैर मुल्की एंटरप्रेन्योर ने चीन की मुनफरिद पैकिंग ओपरा को दुनिया में मुतारिफ करवाने का अनोखा तरीका इख्तियार किया है। चीनी ओपरा की क्या खसूसियात हैं और इसकी वर्चुअल रियलिटी में कैसे ढाला जा रहा है, आपको दिखाते हैं। चीन के शानदार और मुनफरिद पीकिंग ओपरा से दुनिया को मुतारिफ करवाने के लिए एक गैर मुल्की एंटरप्रेन्योर जदीद वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अनोखा तरीका इख्तियार कर रहे हैं। केनिया में पैदा होने वाले और कनाडा में परवरिश पाने वाले निक मिचेल 18 साल की उम्र में चीन आए थे। वो इस वक्त बीजिंग फिल्म एकेडमी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं और मशरकी चीन के सूबे जीजियांग के दारुल हुकूमत हांगझू में एक वीडियो टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO हैं। 15 साल चीन में रहने के बाद मिचेल ने चीनी सकाफत से अपनी मोहब्बत की वजह से इस कारोबार को शुरू किया। उनका मानना है कि चीनी ओपरा मलबूसात, मौसीकी, परफॉर्मेंस, रक्स और कंगफू का इंजमाम है। VR टेक्नोलॉजी के साथ रिवायती सकाफत को यकजा करने के लिए मिचेल और उनकी टीम ने अक्टूबर 2022 में पीकिंग ओपरा लेडी मोगोइंग टैक्स कमांड को एक मारूफ फनकारा की मदद से शंघाई में स्टेज पर पेश करने के लिए मुरतब कर लिया था और फिर मिचेल की कंपनी ने इसे VR फिल्म के तौर पर रिकॉर्ड किया। पाकिस्तानी सियासी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि चाइना मुईशत और तवानाई और तजारत में लीडर बन गया है। चीन ने अपने वसाइल और अपनी अवाम की सलाहियतों को बुरोए कार लाते हुए ये सफ़र तय किया है। दिसंबर 1978 में चीन के रहनुमाओं ने जो फैसला किया उसके समरात सबके सामने हैं। आज 45 साल बाद 80 करोड़ चीनी अवाम गुर्बत से निकल आए हैं। खना मीडिया ग्रुप की जानिब से मैं हूँ इफ़त और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सईद साहब। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लवांग बरसतो इस्लाहात और खुले बिन पॉलिसी की 45वीं सालगिरह मनाई जा रही है, तो जिन ने इस्लाहात और खुले बिन की पॉलिसी से जो कामयाबियाँ हासिल की हैं आप तो इनके हवाले से क्या इजहार ख्याल फरमाएंगे। दिसंबर 1978 डंग शॉपिंग जो एक बड़े अजीम लीडर थे चीन के, उनकी क़यादत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जो अपना 3rd प्लेनम किया 11th सेंट्रल कमेटी का, और उसमें बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि ये रास्ता है हमारा जिससे चीन तरक्की कर सकता है और जिससे चीनी आवाम को उसके समरात मिल सकते हैं और उनकी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। और आप देखेंगे कितना बड़ा ये तजर्बा था कि मार्केट इकोनॉमी, सोशलिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, और मगरब के कई लोग दानिश्वर एक्सपर्ट्स कहते थे ये मुमकिन नहीं।
चाइना जो कर रहा है, ये तजर्बा कर रहा है, ये तजर्बा नाकाम होगा, क्योंकि इस किस्म की बात पहले ही तारीख में नहीं हुई। लेकिन आप देखें कि 45 सालों के बाद 80 करोड़ चाइनीज़ कौम गुर्बत से निकल आई है। हमारी ज़िंदगी में ये हुआ, कितनी बड़ी बात है, गुर्बत से निकल रही है। उस ज़माने में चाइना का जीडीपी कितना था? 218 बिलियन, 218 बिलियन। अब कितना है? 19 ट्रिलियन, 19 खरब डॉलर्स। क्या तब्दीली आई है। चाइना अब लीडर बन गया है इकॉनमी में और तवानाई में और तिजारत में। मैं उस ज़माने में चीन आता रहा था और मैं देख रहा था चीन उस वक्त में गरीब था, कमज़ोर था, तन्हा था। अब चीन अमीर है, मजबूत है और खुशहाल है और एक लीडर है। तो कितनी बड़ी तब्दीली आई है इस असर में, और पुरअमन तरीके से आई है, अपने वसाइल पर आई है और अपने अवाम की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आई है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के जदीद एरियाज़ हैं। चाइना नंबर 1 है। चीन के सदर ममलिकत शी जिनपिंग ने हमेशा चीनी तानिश से आलमी मसाइल के हल तजवीज़ किए हैं। तो आप सदर शी की जानिब से पेश करदा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ये बड़े अहम इनिशिएटिव है। ये एक मुतबादल सोच बैनुल-अक़वामी सियासत में आ रही है और मुतबादल तरीका तरक्की का। मगरिब ने तो हमें दिया था, लेकिन मगरिब की ममालिक जो हैं वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत भी करते हैं। वो इमदाद देते हैं तो शराइत के साथ देते हैं, और फिर वो और उसके अलावा फिर कहते हैं ये डूज़ एंड डोंट्स बड़े, ये करो ये ना करो। चाइना की जो है बड़ी खुशकिस्मती है हमें कि वो बिल्कुल कोई ऐसी शराइत नहीं पेश करता और बिल्कुल मुखलिस तरीके से वो अपना पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात उस्तवार करता है। तो जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, तो मैं मौजूद था 16 मार्च 2023 को जब सदर शी जिनपिंग ने ऑनलाइन लॉन्च किया था, क्योंकि एक वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हाई लेवल डायलॉग था, उसमें ऑनलाइन मैं भी मौजूद था और मुझे वो शर्फ हासिल हुआ कि मैंने खुद सुना लाइव उनकी ये तजवीज़। तो बुनियादी तौर पर वो कह रहे हैं कि इंसानियत को अब तकसीम न करो, हमारे मसाइल मुश्तरका हैं, और चूँकि मसाइल मुश्तरका हैं तो हमारी काविश भी मिलजुल कर होनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद की मुकामी यूनिवर्सिटी में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया है। पाक चीन सकाफती रंगों में रंगी तकरीब का अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया की तरक्की के मंसूबे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल मुकम्मल होने को कई हफ्ते गुजर चुके हैं, मगर इस अहम संगे मील के उबूर करने की खुशियां पाकिस्तान में ताहाल जारी हैं। इसी सिलसिले में कॉमसर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के चाइना स्टडी सेंटर के ज़रिए एहतमाम पाक चाइना कल्चरल फ्यूजन शो में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने दोनों मुल्कों की सकाफत के रंग बखेरे और शुरका से खूब दाद वसूल की। चीन का कदीम सकाफती रक्स हो या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के कदीम साज पर फन का मुजाहिरा, तलबा की मेहनत उनकी परफॉर्मेंसेस से अया थी।
शुरा से खिताब करते हुए इंचार्ज चाइना स्टडी सेंटर कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद डॉक्टर जाबिर हुसैन सैयद ने बताया कि चंद साल की मेहनत का नतीजा ये है कि आज उनकी यूनिवर्सिटी में चीन के तालीमी इदारों से फारिग तहसील तलबा की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, जिन्होंने चीन में तालीम के हुसूल के साथ साथ चीन की सकाफत, चीनी अवाम की मेहनत और लगन को करीब से देखा और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब वही स्टूडेंट्स पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया के वसी तरीन स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम को कामयाबी से जारी रखने और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सिफारतखाना इस्लामाबाद में पॉलिटिकल एंड प्रेस डिपार्टमेंट से वाबस्ता मिस वैंग यीक्यू का कहना था कि वो सिफारतकारी से कबल बैरून मुमालिक में शोबा तदरीस से वाबस्ता थी। इस दौरान उन्हें अंदाजा हुआ कि दुनिया के अवाम का एक दूसरे की सकाफत, अक़दार और सलाहियतों को समझना इंतहाई जरूरी है। इस जरूरत को समझते हुए और एक दूसरे की सलाहियतों को बुरुए कार लाने के लिए चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक तरक्की याफ्ता शेयर्ड फ्यूचर का मंसूबा पेश किया, जिसे दुनिया भर में बेहद पजीराई हासिल हुई। उन्होंने कहा कि चीन की हुकूमत पाकिस्तान के नौजवानों को तालीम समेत हर शोबे में हर मुमकिन ताउन की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। पाक चाइना कल्चरल फ्यूजन शो के शुरका ने तकरीब के इनेकाद को बेहद सराहा और दोनों मुमालिक के अवाम के दरमियान रवाबत के मजीद फरोग की जरूरत पर जोर देते हुए इसे सीपैक जैसे अजीम मंसूबों के समरात अवामी सतह तक मुंतकिली के लिए नागुज़ीर करार दिया। पिछले हफ्ते सेगमेंट न्यूज़ विजन में हमने आपको मारकला की पहाड़ियों की सैर करवाई थी। चीन से आए मेहमान सहाफ़ी ने रवां हफ्ते भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात की सैर की है। नूरीन आज हमें कहाँ ले जा रही हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। यहाँ पाकिस्तान के कदीम मरकज़ में जदीदियत की तेज़ी से बढ़ने की गवाही मौजूद है। एक कौम जो अपनी अमीर रिवायती सकाफत की हिफाजत और जदीद कलोबो मंजर की गर्मा गर्मी को संभाल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी चीनी दाउस नौरीन। आज हम पाकिस्तान में अपने खूबसूरत सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो एतमाद के साथ अपने मुस्तकबियों की तरफ जा रहा है। हम सेंट हॉरेस शॉपिंग मॉल से शुरुआत करते हैं, जो इस्लामाबाद के मरकज़ में एक मुतहलिक और मसरूफ़ जगह है। 36 मंजिलों की बुलंदी तक उठने वाली ये तामीर इस्लामाबाद में जदीद लाइफस्टाइल की अलामत है। सेंट हॉरेस इस्लामाबाद की मॉडर्न ज़िंदगी की एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि इसके नीचे एक मॉल है और ऊपर लग्जरी अपार्टमेंट है। इस्लामाबाद में मेरा पहला स्टे यहाँ पे था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक दहाई पहले जब मैं इस्लामाबाद में तालिबा थी, इस तरह का बड़ा मॉल आम बात नहीं थी। ये बड़े शहर के अंदर एक छोटा शहर है जो एक छत के नीचे बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करता है। अब हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ चलते हैं और वहाँ जाने के लिए हम मेट्रो पे सफ़र करेंगे। इस्लामाबाद की हर सैर नए कारनामे लाती है। तंग रास्ते वसी हाईवेज में बदल गए हैं और शहर के मुफीद मेट्रो बसें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ती हैं। और ये सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, हाल ही में लाहौर में ऑरेंज लाइन सबवे ने मुझे चाइना की सबवे की याद दिलाई। जिसे दुनिया भर में नौजवान नई टेक्नोलॉजियों का फ़ायदा उठा रहे हैं और बेबाक तरीके से स्टार्टअप की दुनिया में कदम रख रहे हैं। मैंने जो है साइबर सिक्योरिटी का अपना सफ़र 9 साल की उम्र से शुरू किया था।
آخری لاسٹ ایئر میں نے جو ہے کہتے کمپٹیشن میں کہتے پارٹیسپیٹ کیا پاکستان سائبر سیکیورٹی چیلنج کے نام سے, جدھر میں نے اپنے ایک اسٹارٹ اپ آئیڈیا پریزنٹ کیا کوانٹم کرپٹوگرافی پہ. میں نے اس کمپٹیشن میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. I'm Danella, and I'm the youngest in my company. I'm only 16. Wow. The second 16. Yeah, I'm doing an internship. Okay. اب 2-3 دن میں 1 month complete ہو جائے گا. Okay. تو فی الحال تو I've been learning a lot here. Okay. So you are college? You are in the college? You are in the... I just got done with my O levels. Okay. Now I'll enter my A levels. So why یعنی چھوٹے عمر میں انٹرنشپ کرنا چاہتی ہیں؟ I want to develop my skill set. Okay. And I want to learn new things and more about the corporate culture as well. I must say I was surprised by them کیونکہ ان کے پاس خواب ہے اور ساتھ ہی ساتھ خواب کو حقیقت میں لانے کا پلان بھی ہے. چائنا میں ایک اسمارٹ فون پہ کچھ کلپ سے زیادہ تر مسائل حل ہو جاتے ہیں. میں نے سوچا کیا میں یہاں پاکستان میں زندگی جینے کی عادت ڈال سکوں گی. میرے لیے سرپرائز یہ تھا کہ اسلام آباد نے مجھے میری امیدوں سے زیادہ سہولتیں اور جدیدیت سے متعارف کروایا. روایتی موتیں ہرا بھرا گرم کون سا ہے اصلی پاکستان؟ شاید سب یا شاید کوئی نہیں. پاکستان انوکھا اور منفرد ہے, خوشیوں نعمتوں اور قدرت کی بھرپور خوبصورتیوں سے بھرا ہوا. باوجود میرے پاکستان کے ساتھ 10 سال کے رشتے کے, یہاں کے منفرد تجربے, خوبصورت ثقافت اور مہمان نواز لوگوں کی وجہ سے میرا یہاں پہ ہر دن ایک نئی کہانی ہوتی ہے جو کہیں اور ملنا کافی مشکل ہے. اتنے دنوں سفر کرنے کے بعد پاکستان نے مجھے خوشگوار طریقے سے سرپرائز کیا. شکریہ پاکستان, I love you. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, دیکھتے رہیے GNN. چائنا ٹریول میں اس ہفتے ہم آپ کو لے کے جائیں گے مشرقی چین کے صوبے شانڈونگ میں. اس صوبے کا شہر چوفو چین کے فلسفی کنفیوشس اور ان کے فلسفے کی جائے پیدائش ہے. دور دراز سے آئے دوستوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے. یہ جملہ 2500 سال قدیم کلاسیکی کتاب انیلیکٹس آف کنفیوشس میں درج ہے. اس دستاویز میں چینی فلسفی کنفیوشس اور ان کے شاگردوں کے الفاظ اور اعمال کو رقم کیا گیا ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو چینی ثقافت کو جانتے ہیں اس کتاب میں درج کئی اقوال سے واقف ہیں. آج میں مشرقی چین کے صوبہ شانڈونگ کے شہر چوفو میں ہوں جو کنفیوشس اور ان کی ثقافت کی جائے پیدائش ہے. یہاں آنے والے تمام لوگ کنفیوشس کے فلسفے کے آثار تلاش کرنا پسند کرتے ہیں اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں پروفیسر کون شنگ فینگ سے مل سکا جو کنفیوشس کی 76ویں نسل سے تعلق رکھتے ہیں. وہ چین کی منزو یونیورسٹی میں مارکسزم کے اسکول کے ڈین ہیں. پروفیسر کانگ, میں جاننا چاہتا ہوں کنفیوشس کی 76ویں نسل کی اولاد کے طور پر آپ کی نظر میں کنفیوشس کا چینی تہذیب کو آگے بڑھانے میں کیا کردار ہے؟ میرے لیے کنفیوشس نہ صرف چینی تہذیب کے علم بردار ہیں بلکہ خونی رشتہ داری میں بھی میرے اجداد میں شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوشس ہم چینی لوگوں کے لیے سب سے عظیم استاد تھے. ہم انہیں ہر عہد میں معلم سمجھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آج ہم چینی لوگوں کی سوچ, ہمارا برتاؤ سب کنفیوشس کی تعلیمات سے گہرے متاثر ہیں. مثال کے طور پر نیکی سے حکومت چلانا اور مسلسل اپنی بہتری کی کوشش کرنا. یہ تمام قدیمی تصورات میرے خیال میں ہم چینی لوگوں اور چینی طرز زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں.
प्रोफेसर कॉन्ग, मैं सोच रहा था कि तकरीबन दुनिया की तारीख में किसी दूसरी तहजीब के मतवाज़ी चीनी तहजीब 5000 साल से मौजूद है। मैं जानना चाहता हूँ कि चीनी तहजीब के तसलसल पर आपका क्या ख्याल है? आप चॉपस्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, आप पूरी कोशिश करें। जैसे हम चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल के भी बहुत से आदाब और उसूल हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये उसूल नस्ल दर नस्ल मौजूदा दौर तक मुंतकिल हो रहे हैं। मसलन आपको मेज़ के आसपास के बुजुर्गों और दीगर सीनियर मेंबर्स से पहले अपनी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको प्लेटों में खटखटाने के लिए अपनी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चीनी ज़बान में हम रिवाज या समाजी रस्म रिवाज को फिंगसू कहते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही आम चीनी तरीका है। ये न सिर्फ हुनर की आबियारी के लिए मौजू है बल्कि अखलाकी इक़दार की तश्कील में भी मदद करता है। रियासत को इसे हुक्मरानी में एक बहुत अहम अंसर के तौर पर लेना चाहिए क्योंकि रस्म रिवाज और सियासत एक दूसरे के दरमियान बहुत मजबूत रवाबित रखते हैं। अगर समाजी रस्म रिवाज अच्छे ना हो तो अच्छे निजाम के बावजूद भी कवानीन को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में चीनी तहजीब के तसलसल को मकां और ज़मा दोनों जहतों में समझा जा सकता है। चीनी हुरूफ का बहुत अहम किरदार है। हर दौर की हुकूमत को तारीख लिखने का शऊर होता है। बहुत सारी तारीखी कुतुब हैं। मेरे ख्याल में ये तमाम अवामिल हमें बहुत बड़ा एतमाद देते हैं कि चीनी तहजीब वक्त की कसौटी पर जिंदा रही। ये छूफू में कन्फ्यूशियस टेम्पल में मशहूर 13 स्टील पवेलियन है। इसमें जिन खानदान के 2 पवेलियन, 2 युआन खानदान और 9 छिंग खानदान के अहद के हैं। हम यहाँ जो नविश्ताजात देखते हैं उनमें से अक्सर कन्फ्यूशियस के पैरोकारों और अहदेदारों की तरफ से मुख्तलिफ औकात में उनकी ताज़ीम और यादगारी इबारतें हैं। कुछ टेम्पल की तज़ीन व आराइश के रिकॉर्ड्स हैं। ये तहरीरें रिवायती चीनी हुरूफ फाक्सपा, रस्मुल ख़त यानी युआन ख़ानदान के मंगोलियन और मांचूर रस्मुल ख़त समेत मुख्तलिफ ज़बानों में कुरंदा है। मुख्तलिफ ज़बानों में तराशे गए स्क्रिप्ट इस हकीकत को ज़ाहिर करते हैं कि कन्फ्यूशियस को पूरी चीनी कौम ने इब्तिदाई दौर से ही तस्लीम किया है। कन्फ्यूशियस का एहतराम हमेशा एक जैसा रहा है। बराए करम इस तरफ आइए। तब से चीन के हुक्मरान, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी कौम या पस मंज़र से था, सब ने मुत्तहिद चीनी कौम के क़याम के लिए अज़्म ज़ाहिर किया। सब ने चीनी सकाफत को सरकारी दर्जा दिया। हाँ, बिलाशुबा। जैसा कि मैं समझता हूँ ऐसे अनासर से उनकी वाबस्तगी, मिसाल के तौर पर चीनी हुरूफ गालिबन चीनी तहजीब के जारी रहने और चीनी तहजीब के तसलसल की बुनियादी वजह है। हाँ, मैं वाकई मानता हूँ। तारीख के तवील दौरानिये में चीनी तहजीब के इत्तेहाद को मजबूत और नई बुलंदियों तक पहुंचाया गया है। शोफू में कन्फ्यूशियस के टेम्पल में कुंदा नमूने अजीम इत्तेहाद के फलसफे को आगे बढ़ाने की गवाही देते हैं, जिसे ता यी थोंग कहा जाता है। ये कदीम चीन में मुताद्दिद कौमियतों के साथ एक मुत्तहिद कौम को बरकरार रखने के लिए अहम नजरिया है। मायार साहब, मैंने सुना है कि आपने चीन में तकरीबन 8 साल गुजारे हैं। अहद हाजिर के चीन के बारे में आपका क्या तासुर है?
चीन में मेरे लिए सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि लोग एक दूसरे को और दूसरे ममालिक के लोगों को दोस्त या गैर मुल्की दोस्त कहते हैं, और इसका मतलब मेरे लिए दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात, गुर्बत, इत्तेहाद और एक दूसरे के साथ होने की अलामत है। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये बाहमी एहतराम की अलामत है जो चीनी रवायती सकाफत से आती है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं और मिलकर तरक्की कर सकते हैं और इसे एक बेहतर इंसानी मुआशरा और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ये चीन में क़याम के दौरान मेरा चीन के बारे में तासुर है। जब आप चीन आते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि लोगों को अपनी रिवायती सकाफत पर बहुत फ़ख्र है। रिवायत कुछ पानी जैसी है। लोग मछली हैं और मछली पानी में रहती है, लेकिन मछली पानी को महसूस नहीं कर सकती। ये एक बहुत अच्छा तजुर्बा है। प्रोफेसर खोंग, आपके ख्याल में जदीद दौर के चीनी तहजीब के तसलसल की क्या अहमियत है? मेरे ख्याल में चीन की तारीख एक ऐसी तारीख है जहां बहुत से मुख्तलिफ अक़लियती ग्रोह एक तकसीरी और मुत्तहिद कौम में तब्दील हो रहे हैं। मेरा यकीन है कि रिवायती सकाफत ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीनी लोगों और हमारी असरी चीनी रियासत के लिए जदीदियत के अमल में बहुत अहम किरदार अदा किया है। चीन ने चीनी खुसूसियात के साथ सोशलिज्म को फ़रोग़ दिया है और जदीदियत की तरफ एक नया रास्ता बनाया है। चीन दूसरे ममालिक से नकल करने की बजाय जदीदियत का नया मॉडल लेकर आया है। चीनी मॉडर्नाइजेशन या चीन की मॉडर्नाइजेशन मेरे ख्याल में चीनी तारीख का तसलसल है जो चीनी तहजीब में नई जान डालता है। ये सभी के लिए मुश्तरका खुशहाली की जदीदकारी है जो कदीम सियासी नजरिए से मुतासिर है। जिस चीज की फिक्र है वो गुर्बत नहीं बल्कि गैर मसावी तकसीम है। ये इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंगी की जदीदकारी है जो कदीम हिकमत से मुतासिर है, फितरत और इंसानियत की वहदत। ये कदीम आलमी नुक्ता नज़र से मुतासिर पुरअमन तरक्की की जदीदकारी है। तमाम कौमें अमन और हम आहंगी से रहती हैं। मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र और ज़ाविये मुख्तलिफ दुनियाओं को देखने के लिए हमारी रहनुमाई करते हैं। अगर हम चीन को इसके दौरानी तसलसल से नहीं जानते तो हम ना माज़ी के चीन को ना ही आइंदा आने वाले चीन को समझ सकते हैं। असरे हाज़िर का चीन तारीखी चीन का तसलसल और तरक्की है। इस हकीकत को जान लेना चीन को समझने का पहला कदम है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील के लिए देखते रहिए GNN या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और X पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।